गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा सर। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड ऐसे है ना। तो चलिए, हम लोग का बायोलॉजी बेसिक्स चल रहा था जिसमें हम लोग को पता था कि हम लोग को सेल टाइप के बारे में हम लोग देख लिए थे, है ना। सेल क्या होता है वो देख लिए थे हम लोग, है ना। सेल को कैसे ग्रोथ करना होता है और सेल के डिवीजन और ग्रोथ से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी सेल को डिवाइड करना होता है तब जाके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ये देखे थे। इसके बाद हम लोग सेल के टाइप के बारे में देखे थे, याद है तुम लोग को। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो तुम लोग को पता था, हम लोग को अभी कौन से सेल के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, कौन सा वाला, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, जिसके पास कौन सा वाला न्यूक्लियस है, ट्रू वाला की फॉल्स वाला, ट्रू वाला। यानी यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म के पास उनके जो सेल ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनमें मेम्ब्रेन रहेगा कि नहीं रहेगा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट की मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था कि एब्सेंट था, प्रेजेंट था कि एब्सेंट था रे, प्रेजेंट था ना। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, है तो ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या बात किए थे कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए। और डीएनए में क्या पड़ा हुआ रहता है, जीन। याद आया, भूल गया। आ जाओ सब आ जाओ। क्या हो, जाओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा लगेगा फिर तुम लोग को, फिर चल जाएगी। 1 2 3 1 2 3। क्या आपको सुनाई दे रहा है, हाँ। आगे सब, और कोई आना बाकी, 8 बजे में। हाँ, सबको आ गया क्या? नहीं, आधा, आधा बजे तो। अरे तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो न्यूक्लियस है, कैसा वाला न्यूक्लियस है, ट्रू वाला की फॉल्स वाला, यानी कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक। तो इसके न्यूक्लियस के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना था ना। हम लोग को पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए। और डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन। डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि हमारे सेल का सारा कंट्रोल को, सारा चीजों को कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है। और जीन कहाँ पड़ा हुआ है, डीएनए में। और डीएनए कहाँ पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस में। क्या डीएनए ओपन फॉर्म है, हम लोग को पता था ना कि डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर के आसपास होता है ना। एक डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2.2 मीटर में। इसीलिए डीएनए अपने ओपन फॉर्म में ना रह गई, अपने फोल्ड फॉर्म में रहता है। याद है, डीएनए जब फोल्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये डीएनए है, डीएनए के फोल्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन। जब ये और फोल्ड हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो डीएनए का सबसे कंडेंस पार्ट का क्या नाम हो जाएगा, डीएनए का सबसे कंडेंस पार्ट क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम खुलेगा तो क्या बनेगा, जब क्रोमोसोम खुलेगा तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम खुलेगा तो क्या बनेगा, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन खुलेगा तो डीएनए। यही होगा ना, जब धागा और फोल्ड होगा तो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम तक खुलेगा तो उल्टा सिस्टम चलेगा। समझ में आया। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है क्रोमेटिन के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में, है ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या डीएनए में जीन मौजूद है, क्या क्रोमेटिन में जीन मौजूद है, क्या क्रोमोसोम में जीन मौजूद है। जीन काम कहाँ करेगा, डीएनए में, क्रोमेटिन में, क्रोमोसोम में, तीनों में, तीनों में। चलिए सवाल पूछते हैं ना। पहला सवाल, जीन इज प्रेजेंट ऑन, ऑप्शन नंबर 1 डीएनए, ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियस, सॉरी क्रोमेटीन, ऑप्शन नंबर 2 क्रोमेटीन, और ऑप्शन नंबर 3 क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर 4 ऑल। चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए। जीन इज प्रेजेंट इन ऑल, है ना, आंसर जाएगा ऑल। अगर इस प्रेजेंट को हटा के हम, है ना, जीन इज, रुको रुको, ऑल, जीन इज फंक्शनल, फंक्शनल है। जीन काम कहाँ करेगा, चारों में कि सिर्फ डीएनए में, सिर्फ क्रोमेटिन क्रोमोसोम, सिर्फ डीएनए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
तो जीन केवल डीएनए फॉर्म में काम है, डीएनए जब खुलेगा ना तब जीन काम करेगा। ये तुम लोगों को मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में प्रूफ के साथ बताएंगे, बस अभी के लिए याद कर लो चुपचाप से। समझ में आया है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सेल साइकिल के बारे में देख रहे थे। चलिए, तो हम लोग को इतना पता चल गया कि इस बायोलॉजी बेसिक्स में हमें यूकेरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, और यूकेरियोटिक सेल के कौन से ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है, उसके न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन पड़ा हुआ है, उसका डीएनए, डीएनए के बारे में पढ़ना है, क्रोमेटिन के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या देख रहे थे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड करने के लिए डीएनए को किस फॉर्म में आना पड़ेगा, क्रोमेटिन फॉर्म में, क्रोमोसोम फॉर्म में, याद है ना तुम लोगों को, किस फॉर्म में आना पड़ेगा, क्रोमोसोम। तो सबसे पहले सेल डिवीजन के टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज होता है तुम लोग को याद होगा कि सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगा यहाँ से, फिर क्रोमेटिन कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम बन जाएगा तो डिवीजन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब क्रोमोसोम बनेगा तो उस पे आके कौन चिपकेगा, स्पिंडल फाइबर चिपकेगा, फिर स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को खींचेगा और सेल का क्या हो जाएगा, डिवीजन। पहले सेल का डिवीजन होगा कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियस है ना, तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर सेल का डिवीजन हो जाएगा। आज हम लोग उसी चीज को देखने वाले हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब लिख लिया था ना तुम लोग, ये वाला भी लिख लिया होगा, स्पिंडल फाइबर लिख लिया था ना एला। चलिए ये वाला लिखे थे कि नहीं लिखे थे, एला लिखे थे ना, ये वाला तो लिखना, ये वाला लिखा था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, स्पिंडल फाइबर। इस पिंक कलर के स्ट्रक्चर का क्या नाम है, काइनेटो पिंक कलर के स्ट्रक्चर, पिंक कलर में नहीं आता, तुम कलर पहचाने नहीं आता, पिंक कलर के स्ट्रक्चर का क्या नाम है, क्या नाम है, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर पे आके कौन चिपकेगा, हाँ ना, अगर ये क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम का क्या है, अगर ये क्रोमोसोम है तो ये उसका क्या है, क्रोमेटिड। और बीच में जब ये जुड़ रहा है तो इस जगह को बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, तो इस क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमेटिड है, कितना सेंट्रोमियर है, समझे? बहुत अच्छा, गुड। ये सब ना चीज एकदम याद होना चाहिए, एकदम ऐसे जोश में बोलते जाओ, तब ना हमको लगेगा कि कॉन्फिडेंस है तुम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज तुम लोग को बता, रुक जाओ। चलिए, तो इसमें हम लोग बात किए थे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में। क्रोमोसोम कब बनता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, डीएनए कंडेंस हो जाता है, वो क्रोमेटिन में फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन सेल को जब डिवाइड करना होगा वो क्रोमेटिन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग पूरा देख लिए थे, क्रोमेटिड होता है उसका, सेंट्रोमियर होता है उसका, काइनेटोकोर होता है उसका, और उस पे आके कौन चिपकता है, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर आके क्रोमेटिड को खींचेगा। समझ में आया है ना? यहाँ पे जीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, जीन, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, जीन। और जीन हमारे सारे एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो अगर हम लोग जीन को डिवाइड कर देंगे तो क्या सेल का सारा गुण चल जाएगा, पता है ना? जीन को डिवाइड करना होगा, हमारा गोल क्या है, जीन को इक्वली डिवाइड करो, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन किसके पास पड़ा हुआ है, जीन के पास। तुम लोग एक एग्जांपल बताया था ना कि तेरे सेल में से सारा चीज को हटा देंगे, केवल न्यूक्लियस को रखे रहेंगे, तो क्या तेरा सेल दोबारा से नया सेल बना सकता है? क्योंकि न्यूक्लियस में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है। न्यूक्लियस में किसके पास सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है, जीन के पास। तो हमें अल्टीमेटली किसको डिवाइड करना होगा, जीन को। और जीन कहाँ पड़ा हुआ है, डीएनए में, तो अल्टीमेटली किसको डिवाइड करना होगा, डीएनए को। और डीएनए कहाँ पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को डिवाइड करना होगा। बात को समझ रहे हो ना? तो मेन पार्ट को तुम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। जो तुम्हारे पास, जैसे तुम लोग के पास बोला ना, तुम लोग के पास पैसा बहुत है और बुद्धि भी है, तेरा पैसा कोई लूट के चले गया, लेकिन तेरा बुद्धि तेरे पास हमेशा रहेगा,
तो तुम लोग उस बुद्धि से पैसा दोबारा कमा सकते हो नहीं कमा सकते हो। इसीलिए कभी पैसा चल जाए ना तो डरना रोना नहीं है, मतलब कमा लेंगे आराम से। समझे कि नहीं समझे? वही जीन वही काम करता है हमारे सेल के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये सब देख लिए थे, बेसिक के बारे में बता दिए थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। उस सिंगल सेल का नाम है हम लोग के अंदर जाइगोट। जाइगोट स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से बनता है ना। और ये ग्रोथ करता है और डिवीजन शो करता है, साथ में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ग्रोथ पहले ग्रोथ करेगा, क्योंकि डिवीजन करने से, जैसे इस रूम को बांट देंगे तो रूम छोटा हो जाएगा ना। हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है क्या, हम लोग बड़े होते जा रहे लगातार। तो पहले सेल का क्या शो होगा, ग्रोथ। सेल पहले अपना साइज को बढ़ाएगा, उसके बाद वो डिवाइड करेगा। ये सब बात बता दी थी शायद ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग क्या बात किए थे, सेल के पास उसका 3 फीचर्स होना चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। क्या क्या? सबसे पहला फीचर सेल का ग्रोथ। पहले सेल ग्रोथ करेगा, फिर सेल डिवाइड करेगा, फिर सेल अपना रोल को फिक्स करेगा। ये तीनों अगर गुण है किसी सेल के पास, तब जाके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वहां से बनेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग सीधा सेल साइकिल में जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल पूछते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए इज क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जीन, ऑल। जल्दी बता। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए इज क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, जीन, ऑल। जल्दी बोलो। फंक्शनल कंपोनेंट कौन सा है? जीन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आ जा रहा है, ये सब मेरे से जाएगा नहीं लगता है। आगे आज हम लोग सेल साइकिल का डेफिनेशन देखेंगे कि सेल साइकिल होता है कि। इस चैप्टर का नाम देख ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया चैप्टर का नाम? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सबको पता है कि डिवाइड हो गया, सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल बोलने से क्या तात्पर्य है? ये जो तुम लोग दो और काम देखे ना, सेल का ग्रोथ, डिवीजन से पहले सेल का क्या होता है? ग्रोथ। तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, ऐसे ही नहीं कि मन क्या चलो डिवाइड कर लेते हैं। सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, जैसे वो जैसे उसके पास मान ले सेल को डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ना आराम से चलता है, ठीक है, सेल साइकिल का डेफिनेशन पढ़ाने से पहले देखो। मान ले ये सेल है, ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? डीएनए। डीएनए कितना मीटर लंबा है? 2 मीटर, 2.2 मीटर। तब जब ये एक सेल से 2 सेल बनेगा, तो हर एक सेल के अंदर क्या है? डीएनए 1 मीटर में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो, 1 मीटर में डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं ना। अरे इसके पास मान ले 46 क्रोमोसोम है, तो ये 23 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? हम लोग के पास मेनली क्या होता है कि जो डीएनए है वो कंप्लीट डीएनए आएगा, तो क्या करना पड़ेगा? सेल को डिवीजन करने से पहले उसको अपने डीएनए को डबल करना पड़ेगा। डीएनए को क्या करना पड़ेगा? डबल। नहीं समझे? बात को ध्यान से सुनो, बेसिक से बता रहे एकदम। यहाँ पे देखो, ये मान ले सेल है, और सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? डीएनए। डीएनए के अंदर जीन है। डीएनए का लेंथ मान लेते 2.2 मीटर। जब सेल डिवाइड करता है तो एक सेल से कितना सेल बनता है? बेसिकली एक सेल से कितना सेल? 2 सेल। तो मान ली ये पेन, इस पेन को हम डिवाइड करेंगे तो पेन का लेंथ आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस सेल को डिवाइड किया तो डीएनए का लेंथ भी आधा होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होने से क्या होगा? एक के पास हाथ वाला जीन जाएगा, एक के पास पैर वाला जीन जाएगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा ही होगा। तो इसीलिए सेल डिवाइड करने से पहले हमारे अंदर का जो सेल है, वो सेल डिवाइड करने से पहले खुद को प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपरेशन? सबसे पहला प्रिपरेशन तो होगा वो अपना साइज बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? साइज। साथ में अपने डीएनए को क्या करेगा? डीएनए को क्या करेगा? डबल करेगा। नहीं समझ रहे हो? डीएनए को क्या करना पड़ेगा? उसका डबल। फॉर एग्जांपल मान ले यहाँ पे ये वाला जीन था, और यहाँ पे ये वाला जीन था, देख, इधर ये वाला जीन था और इधर एक और कलर का। रुक जाओ, अगर तुम लोग जैसे सोच रहे हो वैसे करो। हाँ, इधर रेड कलर का जीन था। तो मान ले ये सेल डिवाइड हो रहा है और डीएनए डबल नहीं हुआ, तो यहां से डिवाइड हो गया मान ले, ठीक है। तो इधर इधर तो ये वाला आधा डीएनए आया और इधर आधा डीएनए आया। क्या इधर वाले सेल के पास रेड वाला जीन आएगा? इधर वाले सेल के पास, इधर वाले सेल के पास रेड वाला जीन गया, इधर वाले सेल के पास रेड वाला जीन आ पाएगा क्या? इधर वाले सेल के पास कौन वाला जीन रहेगा? केवल व्हाइट वाला और येलो वाला, है ना। और इधर व्हाइट और रेड वाला। देखो तो क्या जीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाया? यहाँ पे 4 गो जीन था, यहाँ पे कितना कितना जीन आ गया? 2-2। तो क्या ऐसा पॉसिबल है सेल साइकिल में? तो इसीलिए सेल को डिवाइड करने से पहले सेल साइकिल चलता है। उस सेल साइकिल में क्या क्या इवेंट होता है, ध्यान से सुन लो। सबसे पहला इवेंट होता है कि सेल अपने आप को ग्रोथ शो करे। क्यों ग्रोथ शो करेगा? ताकि सेल का साइज इक्वल हो। समझ रहे हो ना बात को? फिर वो क्या शो करेगा? डीएनए का डुप्लीकेशन। डीएनए को क्या करेगा? डबल करेगा। और डीएनए के डबल होने की इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या आपको याद है? डीएनए के डबल होने की इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेल डिवीजन होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होना जरूरी है, ये बात याद रखना। तो सेल साइकिल में ये सारा इवेंट चलता है। सेल साइकिल समझ में आया? अभी सेल डिवीजन तो सबको पता है कि सेल डिवाइड होगा,
एक सेल से दो सेल बनेगा, ये सबको पता है। लेकिन उस डिवीजन से पहले सेल क्या करेगा, खुद को प्रिपेयर करेगा। किस लिए प्रिपेयर करेगा, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। उसके लिए वो दो काम करेगा, सेल का साइज बढ़ाएगा और डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या होगा, कॉपी। कॉपी मतलब जेरोक्स कॉपी, एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी। समझ में आया, एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी होगा। एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी मतलब जैसे जेरोक्स जानता ना, जेरोक्स। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, यहाँ पे मान ली येलो कलर का जीन है, तो अगला इसका अगर कॉपी बनेगा ना, तो येलो कलर का जीन का लोकेशन भी यहीं पे होगा। इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक बात अभी मेरे को चीज बताओ, तो पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा कि पहले सेल डिवीजन होगा? पहले क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर जाके सेल का होगा डिवीजन। पहले सेल ग्रोथ होगा कि पहले सेल डिवाइड होगा? समझ रहे हो ना? तो पहले सेल साइकिल होगा कि पहले सेल डिवीजन होगा? पहले साइकिल चलेगा, उस साइकिल में ही डिवीजन लास्ट में। उस साइकिल का सबसे लास्ट इवेंट क्या होगा, डिवीजन। साइकिल समझे? अब सेल साइकिल का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसको हटा दे, इसको लिखने का जरूरत कोई ये मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते, इसको लिखना मत कोई, इसको मिटाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो पीडीएफ जाएगा तुम लोग का, ये नोट्स का हम बता दे रहे हैं, ये नोट्स का पीडीएफ शुरू वाला लेक्चर का भी इसमें ऐड है। तो सब फिर से दोबारा मत लिखना है, मजदूरी नहीं करना है। ये नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, पीडीएफ चले गए घर और यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, यहाँ से एकदम बायोलॉजी इज द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस, फिर से ये सब लिखा हुआ है ना तुम लोग ऑलरेडी, फिर से लिखेगा क्या? हाँ, याद रखना है ना चीज, लिख रहा देख रहे, मस्त मस्त तरीके। चलिए हम लोग लिखेंगे सेल साइकिल का डेफिनेशन। सेल साइकिल, बेसिक आइडिया समझ में आ गया सब कोई को? अगर ये मेरा सेल है, ये इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये मोबाइल कवर कितना होना चाहिए, एक से आधा होना चाहिए, पूरा पूरा रहना चाहिए। तो इस मोबाइल कवर को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉपी बना, डबल डबल कर दो। पहले क्या करना होगा, इसके जैसा दूसरा, समझ रहे हो ना? तो अपने बच्चों में अगर संपत्ति का इक्वल बंटवारा करना तो तुम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, संपत्ति खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, समझे? नहीं तो फिर तेरा बेटा तेरे को पीटेगा, बोलेगा पापा आपके पास इतना था, मेरे पास इतना है, जाइए आप जाइए अनाथ आश्रम में जाइए, बोलेगा, समझे? इसीलिए आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे, तुम लोग अपना फ्यूचर नहीं, तुम लोग का फ्यूचर बता रहे, अपना पापा के साथ ऐसा मत करना। चलिए सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सेल साइकिल है क्या? सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस, लिखते जाओ सीक्वेंस, हम पढ़ा दिए, बस लिखा रहे इंग्लिश में। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये सब लिखवाए थे क्या पहले? इंक्लूडिंग ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन लिखा दे यहाँ पे क्या? यहाँ डीएनए डुप्लीकेशन लिखा दे रहे ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। डीएनए डुप्लीकेशन को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए डुप्लीकेशन एंड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो डेफिनेशन समझ में आया? तो सेल के कौन कौन से हिस्से में चेंजेस आएगा बताओ तो? जब सेल ग्रोथ करेगा तो उसके साइटोप्लाज्म में चेंज आएगा कि उसके न्यूक्लियस में? जब सेल ग्रोथ करेगा उसका साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है। और जब क्रोमोसोम डिवाइड होगा, जब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा, तब उसके न्यूक्लियस में चेंज आएगा कि साइटोप्लाज्म में? तो ड्यूरिंग सेल साइकिल कहाँ कहाँ चेंजेस शो होता है? चेंजेस अकर इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सबको साइटोप्लाज्म का मतलब पता है ना, कोशिका द्रव्य। देख पूरा हिंदी भूल चुका है तुम लोग, कोई बात नहीं, कल तुम ही लोग वाला वीडियो 11th वाला बच्चा लोग को भेज दिया, देखो ये लोग कैसे एक साल में हिंदी भूल गया। तुम लोग रिस्पॉन्स देगा और लोग भी खुश, बोलता हम लोग भी भूल जाएंगे ऐसे। हम लोग अभी हिंदी पूरा समझाना पड़ रहा है एकदम, एक एक चीज हिंदी इंग्लिश मिला के। जैसे तुम लोग को कुछ ज्यादा ही हिंदी पढ़ा दिए थे शायद पिछले साल, इसीलिए तुम लोग भूल गया पूरा। लिखो इसको, लिखो। आगे बढ़े आगे बढ़े। सेल साइकिल समझ में आया? ये सीक्वेंस है,
किस चीज का सीक्वेंस है? डीएनए ग्रोथ, सॉरी सेल के ग्रोथ का, डीएनए रेप्लिकेशन का और सेल के डिवीजन का, इसी सीक्वेंस को कहा जाता है सेल साइकिल। तुम लोग एक गुड न्यूज दे रहे, इस चैप्टर से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चैप्टर को अंडर समझो, ध्यान से समझो, खाली चैप्टर को एकदम रटने का जरूरत ही नहीं है। बस सीक्वेंस को हिंदी में, देसी भाषा में, बंगाली में, संथाली में, उड़िया में, जिसमें समझना है समझ लो, लेकिन बस समझ के दिमाग में रखो बस कि सेल साइकिल है क्या, अपने हिसाब से समझो। सेल का ग्रोथ होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, सेल का डिवीजन होना, सेल साइकिल है। इसमें क्या क्या चेंजेस शो होता है, कहाँ कहाँ चेंजेस शो होता है? साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में, केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में शो होता है। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़े हम लोग। अब एक और चीज तुम लोग को बता दे रहे, सेल साइकिल का फीचर्स क्या क्या, एनसीईआरटी पूरा पढ़ा दे रहे हैं इसमें। फीचर्स ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की क्या क्या विशेषताएं हैं? फीचर्स ऑफ सेल साइकिल, सबसे पहला फीचर, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? कोऑर्डिनेटेड। अब कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। इट इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस या फिर कोऑर्डिनेटेड इवेंट। ये कैसा इवेंट है? कोऑर्डिनेटेड। अब कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है तुम लोग को पता है? लिखो मत, रुक जाओ, इसके बाद हम दिखा देंगे। कोऑर्डिनेटेड का मतलब सुन लो, मतलब ऐसा नहीं होगा, एक एक चीज सुनो इस चैप्टर का। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या है कि जैसे पहले सेल ग्रोथ होगा, सेल ग्रोथ के बाद डीएनए रेप्लिकेशन होगा और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन होगा। ऐसा नहीं कि सेल ग्रोथ किया फिर डायरेक्ट डिवाइड करके, प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा। कोऑर्डिनेटेड इवेंट का मतलब कि पहला इवेंट खत्म होगा और अच्छी तरीके से खत्म होगा, तब जाके दूसरा शुरू होगा, दूसरा अच्छी तरीके से खत्म होगा, तीसरा शुरू होगा। तुम लोग जैसा नहीं कि आज ट्यूशन आने का मन किया तो आए, कल नहीं मन किया तो नहीं है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है? उसी सीक्वेंस में लगातार चलाना है अपने आप को, सेल वैसे चलाता है। अगर सेल कोऑर्डिनेटेड इवेंट में अगर सेल साइकिल नहीं करता है तो फिर बीमारी होता है हम लोग को। बहुत सारी बीमारी देखे हो ना तुम लोग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? क्यों होता है? एबनॉर्मल तरीके से सेल डिवाइड हो जाता है, आधा 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 डीएनए बढ़ जाता है, आधा आधा क्रोमोसोम बढ़ जाता है। मान ले 46 क्रोमोसोम होता है ना, तो जब गैमीट बनना होता है तो एक के पास 23 और दूसरे के पास कितना जाना होता है? 23 जाना होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का केस में कई बार ऐसा देखा गया है ना कि एक के पास 24 चले गया और एक के पास 22 चले गया। मान लीजिए 22 वाला गैमीट फ्यूज हो गया तो बच्चा बीमारी वाला पैदा होगा, मान लीजिए 24 वाला फ्यूज हो गया तो बच्चा बीमारी वाला पैदा होगा। तो इसीलिए सेल साइकिल कैसा होना चाहिए? कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड, मतलब अच्छे तरीके से सारा काम होना चाहिए। और नहीं होगा अच्छे तरीके से सारा काम तो बीमारी होगा। तो इसीलिए सारे काम को कैसे करना है? कोऑर्डिनेटेड वे में, अदरवाइज बाद में क्या होगा? बीमारी। समझ में आया? तो सेल साइकिल का पहला फीचर समझ में आया तुम लोग को, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट। अब तुम लोग बोलेगा कि ये हमारे हाथ में कैसे कि हम 22 46 था, 23 हम लोग कैसे बांटेंगे? हम लोग नहीं बांटते हैं। जो सेल साइकिल होता है ना, सेल साइकिल इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। ये किसके कंट्रोल में रहता है? अंडर द जेनेटिक, मतलब जीन इसे भी कंट्रोल करता है। अंडर द जेनेटिक कंट्रोल मतलब जीन इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है तुम ग्रोथ करो, ठीक है तुम रेप्लिकेशन करो, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। इट इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। समझ में आया? ये हमारे हाथ में नहीं है कि सेल साइकिल हम लोग चला रहे हैं। सेल साइकिल को कौन चला रहा है? जीन्स चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? जीन। तो सेल साइकिल का दो फीचर समझ में आया। सेल साइकिल कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। कोऑर्डिनेटेड इवेंट का मतलब, कोऑर्डिनेटेड समझते हो ना, प्रॉपर एक काम खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, तीसरा खत्म हुआ चौथा। ये नहीं कि पहला खत्म होने के बाद डायरेक्ट चौथा। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? और दूसरा इवेंट क्या बताया? इट इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। हो गया? बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिख लिया इसको? लिख लो लिख लो, लिखते जाओ साथ साथ में जितना हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। अब इसके बारे में तुम लोग थोड़ा थोड़ा जानता होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस
ऑफ सेल साइकिल, क्या बुला रहा था? फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल, और फोकस लो, फेजेस ऑफ, अरे रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई क्या? नहीं अब नहीं आएगा। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। बीच रिकॉर्डिंग में बता दो, फिर हमको उसके